अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास कंप्यूटर की बुक है, ये हमारे पास न्यू ग्रेड की बुक है। आपको पता है ये हमारे पास न्यू एडिशन है कंप्यूटर की बुक का। फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसके इंडेक्स के अंदर हमारे पास जो चैप्टर मौजूद हैं वो है हमारे पास 7 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। सेकंड चैप्टर हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन है। फोर्थ हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है। 5 हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स है। 6 हमारे पास वेब डेवलपमेंट है। और 7 हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है। ये हमारे पास जो चैप्टर्स हैं ये इंक्लूड है हमारे इस सेशन में। इसमें हमारे पास आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले है जो कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हमारे पास 3 चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करती है। एक हमारे पास इनपुट है, दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस है और तीसरा हमारे पास आउटपुट है। इनपुट में हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे पास माउस और कीबोर्ड है। इसके जरिए हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास एक ही है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। जिस तरह से व्यू व्यू करें ऐड नीचे भी एक और भी एक यहाँ भी वो भी था यहाँ कंप्यूटर इसमें हमारे पास जो चीजें ऐड हैं वो जो हमारे पास चीजें ऐड हैं उसमें हमारे पास ये 3 चीजें ही हमारे पास साइकिल है जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। आज के दौर में कंप्यूटर हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर हमारे पास हर जगह पे हर जगह इसको यूज किया जाता है। कंप्यूटर के जरिए हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या एजुकेशन में यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है और मीडिया और एंटरटेनमेंट में यूज किया जाता है। इसके बाद हम कंप्यूटर की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डार्क एज, ये कंप्यूटर किस तरह से वजूद में आया है। जो वो डार्क एज वो कहलाती है जो पहले गुजर चुका है, कंप्यूटर आने से पहले का दौर। तो इसमें हमारे पास बहुत सी लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशन के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर हमारे पास एक आया एबाकस। सबसे पहले हमारे पास ये मैनुअल डिवाइस थी। जब कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो चाइनीज़ ने एक डिवाइस इन्वेंट करी जिसे हम एबाकस बोलते हैं। ये 5000 ईयर वो पहले ये हमारे पास ये एक काउंटिंग डिवाइस थी। ये हमारे पास एक वुडन फ्रेम के अंदर थी। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट हमारे पास अलाउ नहीं कर अलाउ करें ये जो ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक ये हमारे पास जो एवोल्यूशन के अंदर जो सबसे पहली जो थी वो हमारे पास जो एबाकस डिवाइस बनाई गई। एबाकस को मैंने अभी बताया कि आपको 2 सेशन में डिवाइड किया गया था। इसके अंदर बीड्स डाली गई थी। इसमें हमारे पास सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन होती थी, उसको मूव करके ऊपर नीचे करके सिर्फ एबाकस को यूज किया जाता था। सेकंड हमारे पास जो इन्होंने बनाई वो हमारे पास बनी नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स बेटा ये एक लकड़ी से, मेटल से और
और हड्डियों से मिलकर बनाई गई थी। ये वुडन हमारे पास थी, ये स्कॉच मैथमेटिशियन थे, ये उन्होंने इन्वेंट करा था इसको 1612 के अंदर। इसे हम नेपियर बोन्स कहते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करा जाता था। फिर हमारे पास स्लाइड रूल आ गया। स्लाइड रूल में हमारे पास ये इंग्लिश मैथमेटिशियन ने बनाया था, ये इसको इन्वेंट करा था। इसके अंदर 2 मूवेबल हमारे पास रूलर थे, उसको मूव करके कैलकुलेशन की जाती थी। ये हमारे पास एक स्केल्स की तरह था, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता था हमारे पास। ये हमारे पे स्केल्स होते थे, इसको मूव करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जाती थी। फिर हमारे पास आ गया पास्कलाइन कैलकुलेटर। इसके अंदर हम ये 1642 में ये बिफोर सेंचुरी इसको बनाया गया था। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने बनाया था इसको, जिसे जिनको हम फादर ऑफ पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं। ये हमारे पास ये मशीन डेवलप करी गई थी, ये टैक्स कलेक्टर थे, इनके फादर इन्होंने डेवलप करी थी। इसमें हमारे पास 8 फिगर्स यूज होती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ 8 फिगर्स इसमें यूज की जाती थी। ये फर्स्ट कैलकुलेटर था जो बनाया गया था। कैलकुलेटर हमारे पास आज जिस फॉर्म में मौजूद है, ये उससे बहुत चेंज था। इसके अंदर व्हील्स लगाए गए थे, उस व्हील्स को मूव करके इसमें कैलकुलेशन की जाती थी। फिर हमारे पास आ गया लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज के अंदर हमारे पास 1964 में ये हमारे पास डेवलप किया गया था। ये जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड ने डेवलप करा था। ये हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटर कुड परफॉर्म 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें 4 होते थे, जो ऊपर वाला था इसमें 2 होते थे। कैलकुलेशन सिर्फ ऊपर वाले में हमारे पास प्लस और माइनस होता था, और जो नीचे वाला लेबनीज कैलकुलेटर है, इसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों करते थे। इसके बाद हमारे पास जो है वो हरमन हॉलरिथ ने जो हमारे पास एक टैबलेटिक मशीन बनाई, ये हमारे पास 1890 में बनाई। बेटा ये आपको मैं फिगर्स इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास कौन सी मशीन कब डेवलप की गई। तो ये इसकी वजह से मैं आपको एक एक चीज इसमें मेंशन कर रही हूँ कि ये हमारे पास किसने बनाई थी, इसके इन्वेंटर कौन थे, ये कौन से ईयर में बनी थी। तो हमारे पास अमेरिकन इन्वेंटर थे हरमन हॉलरिथ, इन्होंने 1890 में ये फर्स्ट टेबुलेटर मशीन बनाई थी। ये और इसमें हमारे पास जो चीजें ये हमारे पास जैसे गाड़ी के जैसे पहले आप कोई भी चीज बनाते हैं तो पहले उसका इंजन वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर चीजें फिट करते हैं। तो ये टेबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ ने इसी वजह से बनाई थी कि इसको पहले यूज करके देखते हैं, फिर इसको कंप्यूटर की शक्ल देंगे। फिर हमारे पास जो मॉडर्न एरा में थोड़ा सा हमारे पास एडवांसमेंट आ गई, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की चीजें यूज होने लगी। फिर हमारे पास बेबेज इंजन हुआ, जिसे हम चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और ये इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर को डेवलप करते हैं तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए था, और उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, अब जनरेशन के बारे में हम कंप्यूटर की पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था हमारा 1940 से लेकर 1956 तक था। बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था मैंने आपको बताया था, तो उसका साइज बहुत बड़ा होता था, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। उसके अंदर मेमोरीज भी बहुत ज्यादा कम सेव की जाती थी क्योंकि उसके अंदर इतनी जल्दी चीजें नहीं लगी हुई थी। वो फर्स्ट हमारे पास इन्वेंशन थी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास जो आती है इनेक और यूनिवेक आती है। ये हमारे पास ये कैलकुलेटर थे और कंप्यूटर थे जो हमारे पास यूज होते थे। इसमें ये फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर है, इसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज होता था मेमोरी के लिए। सेकेंड हमारे पास सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है,
वो है 1956 से 1963। ये हमारे पास कंप्यूटर का, इसमें जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई चीज़ों को और ज़्यादा एडवांसमेंट चीज़ों में आती गई, साइज छोटा होता चला गया। सेकेंड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ। टाइम पीरियड याद रखिएगा बेटा, 1956 से 1963। जब आप जनरेशन टेबल बनाएंगे तो ये आपको बहुत काम आएगा जनरेशन टेबल में। ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज होता था, ये स्मॉलर एंड फास्ट है। ये बहुत थोड़ा सा स्मॉल हुआ, थोड़ा सा फास्ट हुआ। और ये बहुत, जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो सिर्फ हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह यूज करते थे, ये आमतौर पे घरों वगैरह में यूज नहीं होता था। लेकिन जब थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा दौर आगे बढ़ता चला गया, तो फिर हमारे पास जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया, इसको थोड़ा सा इसको साइज को थोड़ा सा छोटा किया गया, इसको थोड़ा सा फास्ट किया गया। ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। फिर हमारे पास इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो फॉरट्रान यूज हो रही थी। इसके अंदर हमारे पास जो मेमोरी के लिए जो इन्होंने डिवाइस लगाई थी वो हमारे पास ट्रांजिस्टर थी और पंच कार्ड था जो यूज हो रहा था। IBM इसी की एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो इंजीनियर्स वगैरह इसको यूज कर रहे थे सेकंड जनरेशन के अंदर। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो है 1964 से लेकर 1971 तक है। इसमें हमारे पास हमारे पास जो थर्ड जनरेशन में जो चीज यूज हो रही थी वो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा था। इसमें हमारे पास एक्सपेंसिव जो थी हमारे पास, इसको थोड़ा सा कम किया गया है। बहुत ज्यादा पहले का जो कंप्यूटर था बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन थर्ड जनरेशन के अंदर जो टाइम पीरियड है 1964 से 1971 का, इसमें इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज किया गया, थोड़ा सा छोटा किया गया, इसकी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। और जो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था उसको थोड़ा सा इसको चीप मोड में लेकर आ गए। फिर हमारे पास इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब बेटा जब जनरेशन टेबल बनाते हैं तो सब चीजें ये लिखनी पड़ती हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी, कौन से ईयर में बना था, कौन सी चीज इसके डेटा के लिए यूज करी जाती थी, कौन सी चीज मेमोरी के लिए यूज की जाती थी। तो बेटा थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो पास्कल और कोबोल यूज हो रही थी। कोबोल की फुल फॉर्म में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये हमारे पास बिजनेस में यूज होने वाली लैंग्वेज है। कीबोर्ड इनपुट एंड मॉनिटर एज आउटपुट, कीबोर्ड और इनपुट के लिए यूज किया जाता था, मॉनिटर आउटपुट के लिए यूज किया जाता था इसके अंदर, जो आज भी यूज होता है इसी तरीके से। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था वर यूज, दे यूज ऑफ कंप्यूटर वर एक्सटेंड टू डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। IBM 360 एंड IBM 370 आर द एग्जांपल ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये IBM 360 और IBM 370 इस जनरेशन की एग्जाम्पल है। कौन सी जनरेशन की बेटा? ये थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन में बेटा हमारे पास, ये फोर्थ जनरेशन में जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 1971 से प्रेजेंट तक है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर was a renovation was caused the develop of faster, इसके अंदर हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाया गया। फिर हमारे पास जो डेटा के लिए जो दो चीजें यूज हो रही थी वो रैम और रोम यूज हो रही थी। रैम के अंदर हमारे पास, आपको पता है कि आज की जो कंप्यूटर है उसमें भी हम रैम और रोम ही यूज करते हैं मेमोरी के लिए। मेमोरी हमारे पास सीपीयू को जो हमने हिस्सों में डिवाइड किया गया तो उसमें एक पार्ट हमारे पास मेमोरी यूनिट का है, उसके अंदर ये मेमोरी यूज की जाती है। मेमोरी को बढ़ाएगा जैसे जैसे चीजें दौर आगे बढ़ता गया, चीजों में जिद्दत आती चली गई और बहुत ज्यादा हमारे पास एडवांसमेंट आती चली गई। और फिर इसकी एफिशिएंसी, इसकी स्पीड, इसका साइज, इसका साइज छोटा होता चला गया। आज आप देख रहे हैं कि आपको जो हमारे पास है वो एलईडी की सूरत में हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। क्योंकि इसको जो हमारे पास सीपीयू जो पूरा बॉक्स होता था उसके चिप्स की सूरत में हम अब एलईडी एलसीडी के बैक साइड पे लगा दिया जाता है और उससे ही हमारे यूज किया जाता है। फिर इसके अंदर हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हो रही थी वो सी और C++ और जावा यूज हो रही है। ये हमारे पास बिजनेस के लिए, आर्ट वर्क के लिए और जहाँ जहाँ कंप्यूटर यूज किए जाते हैं जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में उधर यही लैंग्वेज यूज की जाती है। फिर फिफ्थ जनरेशन का जो हमारे पास कंप्यूटर है,
fifth generation computer devices are still being developed. In the generation computer will be capable of self-learning, reasoning, and generalize. Their computer or control machine like robot, while also be able to process human language. The branch of all include machine learning, deep learning, natural language processing, robotic and expert system. इसके अंदर हमारे पास जो चीजें यूज हो रही होती हैं फिफ्थ जनरेशन के अंदर, इसमें हमारे पास जो ये एक रोबोटिक डेवलपमेंट है, ये रोबोट के उसके ऊपर आ जाता है। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास बहुत ही एडवांसमेंट है, ये आज के दौर में चल रही है। ये हमारे पास हम तमाम काम आपने देखा है कि बहुत सी ऐसी जगहें होती है, बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं बाहर ममालिक की, जहाँ रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि रोबोट्स को एक पूरी मशीन उसके अंदर फिट की जाती है। उन्होंने इंसानों की जगह रोबोट ने ले ली है, क्योंकि वो रोबोट जब इंसान कोई काम करता है, अगर वो 1 से 2 बार करे, 3 बार करे, थक जाता है। लेकिन जब हम वही काम रोबोट से करते हैं, उसके अंदर मशीन फिट कर देते हैं, तो वो एक काम 4 से 5 दफा भी करे, 10 दफा भी करे, 100 दफा भी करे, लेकिन वो थकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक मशीन फिट की जाती है। तो इसी वजह से रोबोट को आगे चलाने के लिए, उसको आगे जनरलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो वो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, जो फिफ्थ जनरेशन में यूज होते हैं। इसके बाद बेटा ये हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन थी, फिफ्थ जनरेशन थी कंप्यूटर की। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, कौन से ईयर में डेवलप किए, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक रही ये जनरेशन, और इसमें मेमोरी का पार्ट कौन सा था। ये तमाम चीजें मैंने आपको जनरेशन के अंदर बता दी। अब हमारे पास बेटा बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो क्लासिफिकेशन हमने कंप्यूटर को जो क्लासिफाइड किया है, वो हमने इसको 3 हिस्सों में किया है। एक हमने टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग में करा है, एक हमने साइज के हिसाब से करा है, एक हमने पर्पस के हिसाब से करा है। टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग में हमारे पास 3 टाइप से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। कितना टाइम है? अभी टाइम है ना। इसमें हमारे पास जो हम कंप्यूटर में जो हमारे पास है, वो एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। साइज में हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। पर्पस हमारे पास 2 टाइप्स हैं पर्पस की। एक हमारे पास जनरल पर्पस है और एक दूसरा हमारे पास स्पेशल पर्पस है। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाएं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ गया है, तो आप इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाएंगे। एक टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, फिर दूसरा आप बनाएंगे साइज के हिसाब से, और तीसरा बनाएंगे आप पर्पस के हवाले से। अगर बाय पर्पस भी आ सकता है कि कितने पर्पस हैं, आप बताइए हाउ मेनी पर्पस ऑफ कंप्यूटर, तो 2 पर्पस हैं। कोई बोले हाउ मेनी साइज ऑफ कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे 4 है। कोई बोलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, तो आप 3 बोलेंगे और फिर उसके नाम लिखेंगे। ये हमारे पास अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास नंबर 1 है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इसकी बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है, तो वो कितने हिस्सों में करा है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स में डेटा हैंडलिंग को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। सबसे पहले बात हो रही है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग हमारे पास जो होता है कंप्यूटर, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, स्पीड एंड वेट। तो ये हमारे पास ये वो चीजें होती हैं जिसमें हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। इसमें हमारे पास वेट को नापने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए जो हमारे पास मशीन्स लगाई जाती हैं, वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रिज के ऊपर या अपने स्प्लिट के ऊपर आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है। वो करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है कि 220 वॉट्स आ रहे हैं या कितने वॉट्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा उसकी निडल मूव हो रही होती है। तो ये बेटा उसके अंदर जो कंप्यूटर फिट होता है, वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता है। फिर हमारे पास बी में है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हमारे पास
आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज। इसमें हम क्वांटिटी पे बात कर रहे होते हैं कि कितनी क्वांटिटी किस चीज की आ रही है। इसमें जीरो और वन डिजिट, ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। इसमें जीरो और वन, जिसको हम जीरोस और वन भी बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास जो होता है वो घरों में, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में, बिजनेस में, साइंटिफिक फील्ड में यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग का और डिजिटल सिस्टम का। दिस कंप्यूटर कंबाइन एनालॉग एंड डिजिटल फीचर्स, जिसके अंदर एनालॉग के फीचर्स भी आते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स भी आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। इसके अंदर हम डिजिट्स के ऊपर भी बात करते हैं कि हमारे पास डिजिट्स में जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम भी यूज हो रहा होता है, और एनालॉग की तरह इसके अंदर हम वोल्टेज, स्पीडोमीटर वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं। तो आपने जैसे बाइक वगैरह देखी है, तो बाइक में आपने देखा होगा कि आपके पास जितनी स्पीड पे बाइक जा रही होती है, गाड़ी जा रही होती है, तो ये उसकी बाइक जा रही होती है, गाड़ी जा रही है, कितनी स्पीड में जा रही होती है, तो वो उसके डिजिट्स आ रहे होते हैं। और उसके अलावा उसमें ये भी हो रहा होता है कि डिजिट्स के अलावा कि आपकी कितनी स्पीड में ये गाड़ी जा रही है, और उसकी आपके पास पूरी नंबरिंग आ रही होती है और वो डिजिट्स में आ रही होती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब वो आपकी स्पीड भी नाम रहा है और आपको आंसर डिजिट में भी दे रहा है, तो वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर की ही टाइप है। अब बात कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास तो हो गया ये डेटा हैंडलिंग के हिसाब से हमने कंप्यूटर को डिवाइड करा था। अब दूसरा वो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू साइज। कंप्यूटर को हमने साइज के हिसाब से 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक सुपर कंप्यूटर है हमारे पास। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर। जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, बहुत ही पावरफुल है, फास्टेस्ट है, लार्जेस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है इसको, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको, और जियोलॉजिकल इसके अंदर डेटा जो होता है उसको यूज़ करने के लिए किया जाता है। और ज़्यादातर जो इसको यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर रिसर्च के लिए और वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात हो रही है बेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर पावरफुल मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये मल्टी यूजर होता है, मल्टीटास्किंग होता है। इसको यूज करने दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन, के अंदर बहुत हम ह्यूज अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाई स्पीड में चलता है। ये हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे बैंक हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बैंक हो गया, मल्टाइल कंपनी हो गई, ये वहाँ पे यूज किया जाता है। और ये क्योंकि उधर लोगों का डेटा बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फास्ट उसको यूज़ करना पड़ता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर इन जगहों पर यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास बात हो रही है मिनी कंप्यूटर। दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम से थोड़ा सा स्मॉल है, बट दे आर मोर पावरफुल, और लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर यूजुअली आर मल्टी यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मल्टी यूज़र है। इसके अंदर हम 2 से 3 लोग एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर कैन बी मिनी कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल, टर्मिनल के जरिए इसको काम किया जाता है। मिनी कंप्यूटर कैन बी यूज नेटवर्क सर्वर्स के लिए यूज किया जाता है, इंटरनेट सर्वर्स के लिए यूज किया जाता है इसको। IBM AS और OVIC 400, ये हमारे पास एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर की। अब बात हो रही है बेटा माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये हमारे आमतौर पे जो घरों में यूज हो रहे होते हैं, स्कूल्स में यूज हो रहे होते हैं, ये जो हम एक वक्त में उसमें गेम्स भी खेल रहे हैं और हम उसमें पिक्चर भी देख रहे हैं, हम उसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये तमाम काम जो कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो ये वाला कंप्यूटर हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, जो हमारे पास घरों में, स्कूल्स में मौजूद होता है। दे यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड कंप्यूटर चीपर येट फास्टर एंड मोर रिलायबल। ये बहुत ही, ये भी अच्छा कंप्यूटर होता है। दिस आर स्मॉलर कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल पीसीज, कैन बी यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क। इसके अंदर भी हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
The power of network and internet has also made it more useful. Now computer are also used for communication and socialization. ये कंप्यूटर की सोशलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है और कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब हमारे पास ये हमने पहले तो बता दिया मैंने आपको डेटा हैंडलिंग के हिसाब से, दूसरा मैंने आपको बता दिया बाय साइज के हिसाब से, और तीसरा आपको बता दिया मैंने बाय पर्पस के हिसाब से बता रही हूँ आपको। दो चीजें मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं अभी। बाय पर्पस के हिसाब से हमने कंप्यूटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, एक हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ था। एक वक्त में हम एक से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसमें हम पेरोल बना सकते हैं, अकाउंट से काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल का काम कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसको एक से ज़्यादा वक्त में यूज़ किया जाता है। इसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जनरल पर्पस मीन आम काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कोई किसी भी आप इसको डेस्कटॉप की सूरत में यूज़ करें, लैपटॉप में यूज़ करें, टैबलेट में यूज़ करें या स्मार्टफोन्स वगैरह में, ये इसकी एग्जाम्पल हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की। ये आप जो ये चीजें यूज करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाती है कि आप इसमें एक वक्त में गेम्स भी खेल रहे हैं, एक वक्त में आप इसमें सॉन्ग भी सुन रहे हैं, एक वक्त में आप इसमें लर्निंग भी कर रहे हैं, और आप अपने इसमें जो हमारी वेबसाइट्स हैं डिफरेंट वेबसाइट वो यूज कर रहे हैं, तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही काम हो रहा हो, इसमें एक से ज्यादा काम नहीं होता, जिसमें एक से ज्यादा काम नहीं होता। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो होता है कि आप सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी काम इसके साथ कोई और काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एटीएम मशीन देखी, एटीएम मशीन में सिर्फ एक वक्त में एक ही काम हो रहा होता है, और वो सिर्फ बैंकिंग का काम हो रहा था कि आप कितना अमाउंट निकाल रहे हैं बैंक से, आपकी स्लिप्स आ रही हैं या रही, सिर्फ उसी का काम हो रहा होता है। उसमें आप जाके खड़े होकर गेम्स वगैरह सॉन्ग वगैरह नहीं सुन सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्पस के लिए डिवाइस प्रिपेयर की जाती है, उसके अलावा उसमें कोई और काम नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग हो गया, उसमें सिर्फ मौसम की सूरत हाल वगैरह बताई जाती है। फिर हमारे पास सैटेलाइट ट्रैकिंग हो गया, तो हमें सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए भी जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होते हैं, तो इसे हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ट्रैफिक लाइट्स वगैरह के अंदर देखेंगे जो तमाम मशीन्स वगैरह होती हैं, इसके अंदर छोटी छोटी कंप्यूटर की चिप्स लगाई जाती हैं, जिसके जरिए कंप्यूटर हमारे पास वर्क कर रहा होता है। तो यही हमारे पास, इसी वजह से इसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक वक्त में एक ही काम हो रहा होता है। तो ये हमारे पास, मैंने आपको कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पढ़ाई है बेटा, ये कंप्यूटर किस तरह से हमने डिवाइड करा है चीज़ों में, और तीन तरह की क्लासिफिकेशन थी। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाई। एनी क्वेश्चन बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बेटा कर लीजिए, कुछ समझ में ना आए हो। आज मैंने आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन तक पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर। आज का जो चैप्टर है वो हमारे पास सिर्फ क्लासिफिकेशन तक मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो बेटा कर लीजिए मुझसे। हमजा कोई क्वेश्चन है आपका? ओके बेटा, आज हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।